हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जीके का पार्ट 8 है, जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करो, तो यहाँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो है ये वैश्विक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जानते रहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है ये फ्रांस में है। और फ्रांस देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है वो फ्रांस में है। फिर ठीक आ जाएंगे, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो जानते रहिएगा, भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भारत के 15वें प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। फिर क्या आ जाएंगे, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो जानते रहिएगा, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी को उनको 2006 में उनको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में उनके किए गए प्रयासों की वजह से। और आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में उनके किए गए प्रयासों की बात ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके किए गए प्रयासों की वजह से। फिर ठीक आ जाएंगे यहाँ फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो जानते रहिएगा, भारतीय मुद्रा में नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो है कपास एवं कपास के लत्ते। और कपास एवं कपास के लत्ते दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो कपास एवं कपास के लत्ते, जिसे कॉटन एंड कॉटन रेज भी हम कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? तो जानते रहिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में जो परिवर्तित किया गया था ये किया गया था 1972 में। और 1972 दिखाया है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में जो परिवर्तित किया गया था ये किया गया था 1972 में। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शोर के किस स्तर के ऊपर शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? इसका मतलब कि शोर का कौन सा वो स्तर है, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये ध्वनि कितनी ज़्यादा हो जाएगी कि कान में जो है दर्द होने लगेगा या कान में क्षति भी पहुंच सकती है। अब देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे, तो जानते रहिएगा ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 130 डेसिबल। लगभग 130 डेसिबल अगर इसके ऊपर अगर चला गया साउंड, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो कान में दर्द और कान को क्षति भी हो सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शोर का वह स्तर जिसमें कान में दर्द हो सकता है, कान में क्षति भी पहुंच सकती है, वो शोर का स्तर होता है 130 डेसिबल या इससे ऊपर। फिर देखिए आ जाएंगे 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो जानते रहिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। और ईटानगर देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। फिर देखिए आ जाएंगे 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कैंटर टावर किस देश में स्थित है? तो जानते रहिए कि प्रसिद्ध जो कैंटर टावर है ये स्थित है चाइना में। और चाइना देखिए है ऑप्शन नंबर ए में है चीन, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध कैंटर टावर जो है वो चीन में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानते रहिएगा, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधे देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? तो जानते रहिएगा, चेचक जो होता है ये होता है वेरिसेला वायरस से। और वेरिसेला दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि चेचक जो होता है ये वेरिसेला नामक वायरस से होता है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो जानते रहिएगा, कीमोथेरेपी जो दी जाती है ये कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। और कैंसर देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि कैंसर होता कैसे, तो जानते रहिए कैंसर जो होता है ये
कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं तो उसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वही कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे, कैंसर से है। फिर देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो जानते रहिएगा श्रावण बेलगोला जो है ये स्थित है कर्नाटक में, और कर्नाटक देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि श्रावण बेलागोला जो है ये स्थित है कर्नाटक में। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि श्रावण बेलागोला का संबंध किससे है, तो श्रावण बेलागोला का जो संबंध है ये है जैन धर्म से। तो किससे संबंधित है, ये है जैन धर्म से संबंधित है। आपको ये भी याद रखना है कि श्रावण बेलागोला का जो संबंध किससे है, कर्नाटक है। और श्रावण बेलागोला जो है मतलब ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है, लेकिन किस चीज़ से संबंधित है, किस लिए फेमस है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड आपको यहाँ चीज़ें मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पे ये फेमस है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस ऑफिस एक है। तो एमएस ऑफिस जो होता है, जैसे आपने सिस्टम ऑन किया होगा तो उसमें देखते हैं आप एमएस ऑफिस जो होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस, बहुत ढेर सारी एमएस पावर पॉइंट, बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो कह रहे एमएस ऑफिस आखिर है क्या, तो जानते रहिएगा एमएस ऑफिस जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आई ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक होता है जो ऑलरेडी पहले से फीड रहता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और जो हमारा बाहर से डाला जाता है वो क्या होता है, वो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खगोलीय लीप वर्ष किसमें मापा जाता है। जो खगोलीय लीप वर्ष होता है उसको किससे नापा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है लीप वर्ष, ऑप्शन बी में है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी में है मेगा किलोमीटर, ऑप्शन सी में है नॉटिकल माइल। तो जानते रहिएगा खगोलीय लीप वर्ष को जो मापा जाता है ये मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि खगोलीय लीप वर्ष जो मापा जाता है वो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है। जो वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो पीएम होता है, इस पीएम का क्या मतलब होता है। तो जानते रहिएगा वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का जो मतलब होता है ये आपका होता है कणकीय पदार्थ। और कणकीय पदार्थ दिखा है ये आपका आया है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो पीएम का जो मतलब होता है वो कणकीय पदार्थ या जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। जो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं उसी को हम पीएम बोलते हैं वायु प्रदूषण के संदर्भ में। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि GSAT-60 क्या है। तो GSAT-16 जो आया है, जो GSAT ये 16 या जो 16 है ये क्या है। तो जानते रहिएगा GSAT-16 जो है ये है संचार उपग्रह। और संचार उपग्रह देखिए आया है यहाँ पे आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि संचार उपग्रह होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि GSAT जो 16 है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसे संचार उपग्रह हम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सांडों को वश में करने का खेल जिसे हम जलीकट्टू के नाम से जानते हैं किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो जानते रहिएगा सांडों को वश में करने का खेल जिसे जलीकट्टू कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी, हाल ही में ये न्यूज़ भी आई थी। जानते रहिएगा ये जो है प्रसिद्ध है तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सांडों को वश में करने का खेल जिसे जलीकट्टी कहते हैं ये तमिलनाडु का खेल ये होता है, तमिलनाडु में ये फेमस है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि किस देश में सांड के युद्ध को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो जानते रहिएगा स्पेन में। आपको ये याद रखना है कि स्पेन में जो होता है वो जो है इसको क्या कहते हैं, सांड के युद्ध को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सांडों को वश में करने का खेल जिसे जलीकट्टू कहते हैं किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो वो है तमिलनाडु, हमारे भारत देश की बात करें। लेकिन अगर ये कहें कि जो सांडों का जो है युद्ध जो होता है ये किस देश में राष्ट्रीय खेल इसको माना जाता है, तो वो कौन सा देश है, स्पेन है, आपको याद रखना है। फिर क्या आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते रहिएगा वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो नदी है आपकी गोदावरी, और गोदावरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिस नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिणा गंगा नदी जो बोला जाता है वो बोला जाता है गोदावरी नदी को। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो जानते रहिएगा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी सन
1931 में, और 1931 लिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी वो 1931 को दी गई थी। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जानते रहिएगा इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी इनको 23 मार्च को, याद रखिएगा 23 मार्च को दी गई थी 1931 को। और ये सिर्फ अकेले ही इनको फांसी नहीं दी गई थी, दो लोग इनके साथ और थे। पहले तो कौन से, पहले तो हो गए आपके भगत सिंह ही हो गए, तो पहले भगत सिंह हो गए, और दूसरे नंबर पे जो थे वो थे राजगुरु थे, तो दूसरे नंबर पे कौन हो गए, राजगुरु हो गए। और जो तीसरे नंबर पे थे वो थे सुखदेव। तो ये तीन लोगों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 में, और भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी दी गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि भगत सिंह की बात चल रही तो जानते रहेगा कि भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना भी की थी। ये भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नौजवान, यहाँ जानते रहेगा, इसको नोट भी कर दे रहे हैं। देखिए इन्होंने जो है नौजवान सभा, नौजवान जो है यहाँ पे सभा, नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नौजवान सभा की स्थापना किन्होंने की थी, तो नौजवान सभा की स्थापना जिन्होंने की थी वो कौन थे, वो थे भगत सिंह जी थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का कारण क्या होता है, तो जानते रहिएगा भूकंप आने का जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, और विवर्तनिक प्लेटों की गति जिसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, इसकी गति की वजह से ही यहाँ क्या होता है, भूकंप आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी नंबर होगा, यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि पृथ्वी में अगर क्वेश्चन आता है जो टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, अगर ये बोलते हैं कितनी है, तो जानते रहिएगा पृथ्वी में टोटल 18 प्लेटें हैं। आपको ये भी याद रखना है 18 प्लेट हैं जो होती हैं एक स्थान से जो मूव करती रहती है, और इन्हीं को मूव करने की वजह से ही क्या होता है, ये भूकंप आता है। और तो वैसे और भी कई कारण होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, ये भी होता है। और एक चीज़ जानते रहिएगा कि भूकंप का अध्ययन जो होता है ये किस में किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका सिस्मोलॉजी में। किस में किया जाता है, सिस्मोलॉजी में। तो सिस्मोलॉजी जो होता है इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें ये पूछा गया कि भूकंप आने का कारण क्या है, तो हमें पता चला पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं इसकी वजह से भूकंप आता है। और अगर क्वेश्चन होता है टेक्टोनिक प्लेटें कितनी होती हैं, तो टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो टोटल कितनी है, 18 हैं। और ये होता है कि जो भूकंप का अध्ययन जो होता है वो किस में या किस प्रक्रिया में या जो उसका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई। तो जानते रहिएगा ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो 1910 में बनाई गई थी, ये बनाई गई थी नथालियन और बाल्डविन के द्वारा। और नथालियन बाल्डविन आए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऑडियो हेडफोन की जो सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी, ये बनाई गई थी नथालियन बाल्डविन के द्वारा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय करेंसी जो नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। मतलब जो भारतीय करेंसी की जो नोट होती हैं उस नोट के पीछे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, कितनी भाषाओं में लिखा रहता है। तो जानते रहिएगा टोटल जो भाषाएं उसमें लिखी होती हैं वो टोटल होती हैं 15 भाषाएं। और 15 भाषाओं की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग पर जो लिखी रहती हैं जो भाषाएं, वो टोटल कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, टोटल 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। देखिए कह रहा है प्राकृतिक जो ब्लीचिंग एजेंट नहीं होने की बात कर रहा है। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें, नींबू, शिमला मिर्च, आलू और टमाटर में, तो जानते रहिएगा इनमें जो एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है वो है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब कि अगर ब्लीचिंग ये नहीं है, प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है शिमला मिर्च, इसका मतलब नींबू प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है, आलू भी है
और टमाटर भी है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिएगा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका विद्युत विघटन। और विद्युत विघटन आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विद्युत विघटन जो होता है ये पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि विद्युत विघटन जो आता है, विद्युत विघटन जो है कह रहे हैं कि इसका नियम किसने दिया था, तो जानते हैं कि विद्युत विघटन का जो नियम दिया है ये दिया है माइकल और फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने दिया है क्या, विद्युत का नियम। ये जानते रहिएगा जो विद्युत विघटन का जो नियम है किसने दिया है, माइकल फैराडे ने। आपको बताया गया कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो विद्युत विघटन कहलाती है, और विद्युत विघटन का जो नियम दिया किसने दिया है, माइकल फैराडे ने। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल, यहाँ खेल ही नहीं होगा, खेल होगा, राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। तो जानते रहिएगा जिस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी वो वर्ष था सन 2010, और 2010 दिखे आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सन 2010 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। एक चीज़ और जानते रहिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ पे खेला गया था सबसे पहले, तो ये खेला गया था आपका हैमिल्टन में। सबसे पहले कहाँ खेला गया था, हैमिल्टन में सबसे पहले खेला गया था। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। और भारत में कब पहली बार हुआ, सन 2010 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो जानते रहिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है यह एक सर्विस है। जानते रहिएगा ये ना तो सॉफ्टवेयर है, ना तो हार्डवेयर है, ना तो वेबसाइट है, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस का नाम है, इसलिए सर्विस है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है एक सर्विस का नाम है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जानते रहिएगा वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन जो तैयार किया गया था ये किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। और पिंगली वेंकैया दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर है, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन जो तैयार किया गया था वो किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि तिरंगे की ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है 3:2। तो याद रखना है कि तिरंगे ध्वज की लंबाई की और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया था तैयार, तो पिंगली वेंकैया ने। और क्वेश्चन आता है कि तिरंगे ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वो क्या है, 3:2। एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि जो क्या है कि तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है उसे कहाँ से लिया गया है। तो जानते रहिएगा अशोक चक्र को जो लिया गया है वो लिया गया है सारनाथ से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, वो होता है 3:2। और अशोक चक्र को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, जो भारतीय तिरंगे में दिखता है वो लिया गया है सारनाथ से। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाते हैं 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जानते रहिएगा स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी इंदिरा गांधी। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश हासिल किया है। तो जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसका वित्तीय समावेश हासिल किया है, 100% किसने हासिल किया है। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है वो राज्य है मेघालय। और मेघालय देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है वो है मेघालय राज्य। हाँ, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लॉन्च किया गया था, कब शुरू किया गया, तो जानते रहिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू किया गया था वो किया गया था 28 अगस्त को। तो 28
अगस्त को ये शुरू हुआ था और 28 अगस्त और आपका 2014 में। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुआ था और इसमें 100% वित्तीय समावेश को हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो वो है मेघालय राज्य, आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 30 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि, पुस्तक अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो जानते रहिएगा पुस्तक अग्नि की उड़ान, जिसे विंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं, इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जानते रहिएगा APJ अब्दुल कलाम जी ने सिर्फ यही पुस्तक नहीं लिखी अग्नि उड़ान की ही नहीं, बल्कि इन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स भी पुस्तक लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि अग्नि की उड़ान जो है ये किसकी पुस्तक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अग्नि की उड़ान तो है ही, साथ साथ इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की पुस्तक है। तो हो सकता है ये पूछ ले कि इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है, चाहे अग्नि की उड़ान या इग्नाइटेड माइंड्स है, दोनों ही पुस्तक किसकी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। और इनके बारे में जानते रहिएगा एक बात कि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी इनको बोला जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के वो कौन वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति पद भी आसन हुए, तो जानते रहिएगा भारत के इकलौते जो वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई पुस्तक अग्नि की उड़ान है, इग्नाइटेड माइंड है। और दूसरी बात क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके साथ साथ भारत के एक मात्र वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक है। देखिए ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है कागज, ऑप्शन सी में है तांबा और ऑप्शन डी में है पानी। तो जानते रहिएगा विद्युत आवेश का इन चारों में जो सुचालक है वो है तांबा, और तांबा दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश का जो सुचालक है वो कौन है, वो तांबा होता है। हाँ, अगर एक चीज़ और जानते रहिएगा, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि विद्युत जो होता है विद्युत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक कौन होता है, तो सबसे उत्तम की अगर बात आती है तो याद रखिएगा सबसे उत्तम सुचालक जो होता है विद्युत आवेश का वो चांदी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि विद्युत आवेश का जो सुचालक है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी तांबा है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि विद्युत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक जो होता है वो कौन होता है, तो वो होता है चांदी, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो जानते रहिएगा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये है तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और तमिलनाडु की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कुंडनकुलम परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में है। हाँ, अगर ये बात करें कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किसके सहयोग से बनाया गया था, तो जानते रहिएगा इसमें इसको बनाने में जो सहयोग किया था वो किया था रशिया ने, रूस ने इसको सहायता किया था। तो रूस के मदद से ये कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था, भारत और रूस ने मिलकर बनाया था और ये कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो जानते रहिएगा भारत का जो प्रमुख चाय उत्पादक जो राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का वह राज्य जो चाय उत्पादक के लिए प्रमुख है जो है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और जानते रहिएगा यहाँ पे असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। कहाँ पे, असम में। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो असम में, तो असम में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है चाय का। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, असम में होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिएगा मगरमच्छ के बच्चे को जो बोला जाता है वो बोला जाता है हैचलिंग, और हैचलिंग देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए है डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मगरमच्छ के बच्चे को जो बोला जाता है वो हैचलिंग कहा जाता है।
फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो जानते रहिएगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखिए हैं ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लौह पुरुष किसे का कि कौन जानते हैं लौह पुरुष के नाम से, तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है। तो किस चीज़ का नियामक प्राधिकरण है, तो जानते रहिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये नियामक जो ये आपका है प्राधिकरण है, ये है बैंकों का नियामक प्राधिकरण। और बैंकों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंकों की, आपको याद रखना है। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है नियामक प्राधिकरण है, किसका है, बैंकों का है, ये आपको याद रखना है। हाँ अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि जैसे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात की गई, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक प्राधिकरण क्या है, तो बैंकों का यह प्राधिकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेब पेज हम देखते हैं, जो नेट आप ओपन करते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, तो उसमें जो पेज ओपन होकर आता है, वेब पेज का उपयोग जो करके बनाया जाता है, तो वेब पेज को जो बनाया जाता है वो किसका उपयोग करके बनाया जाता है। तो जानते रहिए इन चारों ऑप्शन की बात करें तो वेब पेज को जो बनाया जाता है ये HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। और HTML देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वेब पेज का जो निर्माण किया जाता है वो HTML में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो जानते रहे कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को जो किया गया था, जो प्रक्षेपित किया गया था, ये किया गया था 2008 में। और 2008 देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह जिसे चंद्रयान 1 कहते हैं को 2008 में प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया था। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से है। इसको मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जानते रहिएगा भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो है आपका पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत में जो सर्वाधिक व्यापक या बहुत ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कौन सा है, पर्णपाती वन है। अब ये कहेंगे पर्णपाती क्या होता है, तो पर्णपाती को ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं हम पतझड़। तो ये भी याद रखिएगा अगर इस तरह से आ जाए तो पतझड़ होता है, पतझड़ वन को ही पर्णपाती वन, मतलब ऐसे वन जो वर्ष में अपनी एक बार पत्तियों को छोड़ते हैं उसी वन को हम पतझड़ वन भी कहते हैं, उसी को पर्णपाती भी वन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पतझड़ वन ही, पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है और वर्ष में ये एक बार अपने पत्तों को छोड़ते हैं। और जानते रहिएगा इसी के विपरीत अगर बात करें, जो ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे वन जो अपने पत्तों को वर्ष में नहीं छोड़ते उन्हीं को हम बोलते हैं सदाबहार वन। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, सदाबहार वन। तो सदाबहार जो वन होते हैं वो वर्ष में पत्ते नहीं छोड़ते हैं। तो याद रखना है कि वर्ष में जो पत्ते छोड़ते हैं वो पर्णपाती या पतझड़ वन कहलाते हैं और जो पत्ते नहीं छोड़ते हैं वो सदाबहार वन कहलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखिएगा। जो पत्ते छोड़ते हैं पतझड़ या पर्णपाती वन और जो पत्ते नहीं छोड़ते वो सदाबहार वन। और भारत देश में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, पतझड़ वन या फिर पर्णपाती वन। फिर देखिए आ जाएंगे 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। तो जानते रहिएगा भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था 1982 में। और 1982 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था ये 1982 में किया गया था। और 1982 में भारत में कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आपका आयोजन इसका किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था 1982 में नई दिल्ली में आपका किया गया था।
और अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि जो एशियाई खेल होते हैं इसका आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो जानते रहिएगा एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है ये 4 वर्षों बाद होता है, पर 4 वर्ष, जो 4 वर्षों बाद, ये 4 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो यार आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहले तो भारत में जो एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया वो 1982 में नई दिल्ली में किया गया था, और एशियाई खेलों का आयोजन जो होता है कितने साल बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद होता है। फिर देखिए आ जाएंगे 41, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो जानते रहिएगा 1905 में जो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया गया था ये दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और लॉर्ड कर्जन लिखे आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश दिया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जानते रहिएगा भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ ए पे, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है भारत में वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जानते रहिएगा राज्यपाल जो होता है ये जो राज्यपाल का जो पद होता है एक संवैधानिक, ये जो होते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होते हैं वो राज्यपाल ही करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपको दिख रहा है, देखिए राज्यपाल के जो मुख्य कार्य क्या होते हैं। जैसे पहला चीज़ तो यह है कि राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा क्या है, यह अगर अपना जो राज्यपाल जो है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को देता है अपना जो त्यागपत्र। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो आप हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। और ये भी आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल की बूंदों से, और देखिए कह रहा है कि जल की जो बूंदें होती हैं जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जो जल की जो बूंदें होती हैं वो किससे होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, तो जानते रहिएगा जल की जो बूंदें होती हैं ये प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के द्वारा ये इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, और प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो ये जो होता है ये इससे होकर जो जल की बूंदें गुजरती हैं इसके वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जल की बूंदें जो होती हैं जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन से होकर गुजरती हैं, और इसी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। फिर देखिए आ जाएंगे 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो जानते रहिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में जिन्होंने महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो थे अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो कौन थे, अमर्त्य सेन थे। अब कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय अगर आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जानते रहिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिन्होंने की थी वो किया था कुमार गुप्त ने, और ये कब किया था, ये किया था 436 एडी में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो स्थापना किया था किन्होंने, कुमार गुप्त फर्स्ट ने, और कब किया था 436 एडी में। हाँ, आप थोड़ा सा अमर्त्य सेन जी के बारे में जान लेते हैं। जानते रहिएगा इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और क्यों दिया गया था, जानते रहिएगा 1998 में कल्याणकारी क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है कि अमर्त्य सेन की बात की जाए तो जैसे आपको बताया गया नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी ही थी, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो कब मिला था, 1998 ईस्वी में कल्याणकारी क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इनको, 1998 में। तो आपको 2-4 पॉइंट यहाँ देखिए क्लियर हो गया। पहले तो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई थी, अमर्त्य सेन। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आता है नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किन्होंने किया था, तो ये किया था कुमार गुप्त प्रथम ने, क्या आया था 436 एडी में। और अगर आता है अमर्त्य सेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है कि अमर्त्य सेन जी ने इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1998 में मिला था। और क्यों मिला था, इनको कल्याणकारी क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको सारे पॉइंट्स क्या करना है, लर्न कर लेने हैं।
फिर ये कहते हैं आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी कौन से ऐसे व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो जानते रहिएगा महात्मा गांधी जी जो हैं ये जानते रहिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या फिर उपदेशक मानते थे। तो मे भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि महात्मा गांधी जी जो है किसे राजनीतिक गुरु उपदेशक मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो यहाँ पे हमने 45 यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक टोटल यहाँ पे डिस्कस किए। तो मे भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो चीज़ें क्लियर हो ही रही होंगी। और देखिए अगर क्लियर नहीं हो रही है तो वीडियो को 1 से 2 बार और थोड़ा सा वॉच करेंगे। अगर नए क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन चूंकि यहाँ सिलेक्टेड रखे गए हैं तो इतने आसान भी नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा 2 से 3 बार वीडियो या बार बार वॉच करें जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। तो चलिए आज कितने रखते हैं, मे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो तभी वायरल हो सकेगी, तभी मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच पाएगी और ऐसा करके ही आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।